ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया, जिसको हम 26/11 के नाम से जानते हैं। 175 precious lives were lost. What exactly went wrong? Where did the system fail that allowed the infiltration to succeed? इंटेलिजेंस फेलियर को मैं शायद बोलूंगा, हैज टू बी। कोई भी इंसान हमारे कंट्री की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके हाथ तोड़ देने चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन कैसी दिखती है अगर हम ग्राउंड लेवल रियलिटी के पर्सपेक्टिव में देखें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में? ये सबसे पहले एक गाइड को आगे भेजते हैं, फिर वो इशारा करता है, फिर उसमें भी वो बड़ी सिस्टम के लिहाज से अंदर एंटर करते हैं। OGW, sleeper cells, multiple people were involved. वी अलाउ कि भाई आ जाओ तुम, टू गेन कॉन्फिडेंस। जब उनको लगता कि हम लोग 1-1.5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं तो कुछ नहीं हुआ, एक शैडो पेट्रोलिंग की तरह हम लोग फिर शुरू हो जाते हैं उनके पीछे। गूज़बम्स आते सर आज भी सोच के ना। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, हर जवान, चाहे वो पुलिस का है, चाहे आर्मी का है, चाहे CRPF का है, हमारे में इतनी कैपेसिटी है, इतना जज्बा, अगर मिलिटेंट नजर आ गया फिर हम छोड़ देंगे फिर उसको। What is the major difference between NSG, Para Forces, SAG? अंतर है उनके रोल में, अंतर है उनकी ट्रेनिंग, अंतर है उनके टास्क। पैरा स्पेशल फोर्सेस और वी आर नॉट मर्डरर्स बट डेफिनेटली रूथलेस किलर इंस्टिंक्ट। सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ बात करते करते, क्योंकि जैसे पाकिस्तान का नाम मेरे दिमाग में आता है, मुझे लगता है यार इसको ग्लोब से क्यों ना हटा दिया। I think it's the Indian mindset since the beginning of time. We were born warriors. आप कभी भी NSG हब में जाइए, 300 मीटर से मैंने स्नाइपर को 50 पैसा कॉइन को लेता दिखा, स्नाइपर शॉट। 26/11 के टाइम पे जो हमारी पुलिस फोर्सेस थी, they were fighting with outdated weapons against AK-47s that were being carried by the terrorists. That kind of a situation should not come again, and उसके लिए सर आज हम बैठे हैं आपके साथ, वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड डेंजरस ऑफिसर्स एज एवरीबडी नो। नवंबर का महीना चल रहा है और आज से 17 साल पहले एक 2008 ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। हर तरफ दहशत का माहौल था। दिन है 26 नवंबर 2008, जिसको हम 26/11 के नाम से जानते हैं। कुछ आतंकवादी थे who managed to enter India दरिया के रास्ते, from the sea route. आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूं कि what exactly went wrong, where did the system fail that allowed the infiltration to succeed? देखिए, that was काफी बड़े पैमाने का वेल प्लान्ड ऑपरेशन था वो, एंड सडनली 175 प्रीशियस लाइव्स वर लॉस्ट, एंड दे स्नीक्ड इन, जो आपने बताया कि वो समुंदर के रास्ते से स्टीमर या जो भी उन्होंने छोटी बोट्स का सहारा लिया। एक तो आप ये देखिए कि कौन से एरिया को उन्होंने सिलेक्ट किया और क्या साइक थी उसके पीछे। एक मुंबई ऐसा शहर है जी, जिसे हिंदुस्तान की गोल्ड माइन के नाम से जाना जाता है। हर प्रांत के, हर भाषा के लोग वहाँ पे रहते हैं, और इसकी प्लानिंग अगर आप ये बोलिए कि इन टेररिस्ट ने 2 दिन या 3 दिन के अंदर की होगी, वो मानना मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ जी। सबसे पहले अगर आपके सवाल का जवाब दूँ जी, ऐसा कुछ होता है। इसका कारण है कि शायद कहीं ना कहीं पे द गार्ड्स वर डाउन। कहने का मतलब थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस फेलियर को मैं शायद बोलूँगा। ओके। हैज़ टू बी। आपके घर में कोई आकर आपके घर के सामने एक शीशा तोड़ के चला जाता है, या फिर आपके घर के अंदर पार्क की हुई साइकिल को कुछ चुरा के ले जाता है, आप कैसे ये मान लेंगे कि वो एकदम आया और एकदम चला गया?
उसने शायद आपकी एक्टिविटीज़ को नोट किया होगा कि ये आदमी कब आता है कब चला जाता है। और यही लोग, मैं अगर बात करूं हेडली की, वो क्या कर रहा था 1 साल पहले? उसको वहां पाया गया है, रैकी करके गया है, राइट राइट एंड वो वहां जाते हैं, लखवी हाफिज जॉइंट कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद फिर कुछ अपने ये लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके टारगेट्स को प्री डेजिग्नेट करते हैं। हाउ द थिंग्स वेंट सो स्मूथली। 8 जगह पर उन्होंने अटैक किया था, रेलवे स्टेशन, कॉलेज, मेहमान हाउस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। राइट वाई, इन व्हाट मैनर, उनको कैसे पता था कि ये लोकेशन यहाँ से यहाँ चली जाएंगी? कुछ वहाँ पे बैठ के उनको कंट्रोल कर रहे थे, बट मेन मुद्दा है वो अंदर कैसे आए। यही सबसे बड़ा सवाल है सर, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या किया जा सकता था कि इस सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकते थे। देखिए, हमारा कभी भी ये, मैं कभी किसी एजेंसी को दोष नहीं देता हूँ, जी सर, ना ही मैं बोलूँगा इसके ऊपर, पर यह मैं जरूर इस बात को स्ट्रेस करूँगा कि इस में इंटेलिजेंस फेलियर का होने का बहुत बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट होता है कि इतना बड़ा कोई चीज़ होने वाली है, आपके वहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी इज देयर, कुछ कन्वर्सेशन चलती है, कुछ सस्पिशन मूव्स होता है, होटल के अंदर भी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। हाउ कैन दीज पीपल स्नीक इनसाइड? अब ये भी बताइए मेरे को कि क्या वो 4 दिन की लड़ाई जी, क्या 4 मैगजीन के साथ लड़ा होगा? नहीं सर। आपको लगता नहीं कुछ वहां पे शायद हो सकता है? जब वो रैकी कही गई है तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर या फिर बाहर कुछ ऐसे जगह पर पहले से हो, ये भी हो सकता है कि एम्युनिशन रखा हो, प्लॉट किया गया हो। इंटरनल कोई, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन हुई है, कल्प्रिट्स को सजा मिली है जी, और मिली चाहिए। एनीवन, कोई भी इंसान हमारे कंट्री की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके हाथ तोड़ देने चाहिए, उसका नमूना बना के पेश करना चाहिए। बट वो जो लॉस हुए उस दौरान में, वो देवर वेरी मच रियली, वी कैन नॉट बेयर सच काइंड ऑफ लॉसेस अगेन। जब प्लानिंग हो रही थी, हमारी भी कुछ एजेंसीज हैं, हमारी एजेंसीज को कुछ इंडिकेटर्स शायद आए होंगे, राइट, और दिए भी उन्होंने, मेरे ख्याल से प्रीवॉर्न भी किया था। कहीं ना कहीं चूक तो हुई। सर हम लोग ना बहुत बार इन्फिल्ट्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और इन्फिल्ट्रेशन को समझना कभी कभी ग्राउंड लेवल रियलिटी से बहुत ज़्यादा अलग होता है कॉमन मैन के थॉट प्रोसेस में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्फिल्ट्रेशन कैसी दिखती है अगर हम ग्राउंड लेवल रियलिटी के पर्सपेक्टिव में देखें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। वो क्या सिचुएशन होती है, हाउ थिंग्स वर्क, what is the line of action, how are the armed forces deployed, and उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी स्टेप्स क्या होते हैं? मेन जो आपका है इन्फिल्ट्रेशन रूट्स, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इन्फिल्ट्रेट लाइन ऑफ कंट्रोल से ही करूंगा या इंटरनेशनल बॉर्डर से ही करूंगा। हाफिज जैसा आदमी पोर्चुगीज का पासपोर्ट लेके अगर इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, कहने का मतलब किसी और की वेशभूषा लगा के, इट कैन बी थ्रू सी रूट, इट कैन बी थ्रू बाय एयर, इट कैन बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, पर ज़्यादातर देखा गया है जो आपकी इन्फिल्ट्रेशंस
मिलिटेंट ग्रुप्स की होती है, जैसे कि JNK के अंदर हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर हुई। इनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, और ये लॉन्चिंग पैड जो है आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास होते हैं, और वहाँ पर इन लोगों को कंसंट्रेट किया जाता है एक दिन पहले नहीं, एक हफ्ता पहले, राइट। और रोटेशन में उनको बताया जाता कि ये आपकी जगह है, आपने यहाँ से जाना है, आपको फलानी जगह पर ये गाइड मिलेगा। और ये कुछ सब ग्रुप्स के अंदर छोटे छोटे टुकड़ियों में खराब मौसम का या फिर ज़मीन का पूरा जो उसकी वेशभूषा है, बनावट है, उसको इस्तेमाल करते हुए, अंधेरे का पूरा इस्तेमाल करते हुए वो इन्फिल्ट्रेट अंदर करते हैं। अब जब वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, आपने काफ़ी बार सुना होगा, अंडर द फायर सो मेनी ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेटेड। राइट। नाउ पाकिस्तान क्या करता है, वो वैसे ही करता आया है जितना LOC वायलेशंस, फायरिंग, ताकि जो वहाँ पर इंडियन आर्मी ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, वो उनको एंगेज करने के लिए बिजी हो जाए, और उसके कवर में ये अब व्हाट इज अ तोड़, वी ऑल्सो डिप्लॉय आवर सेल्फ इन टीयर्स। हम लोग भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग वाला जो एंगेजमेंट है वो चल रहा है जी। मल्टीपल एम्बुशेस भेजते हैं हम अपने इलाके में। So if they are infiltrating, we are also infiltrating and We are executing. not infiltrating. We are in counter infiltration role. और मान लीजिए one point the Pakistani this side, this is you, आपके multiple ambushes will be here, आपके खुद के टेरिटरीज के अंदर। आपका क्या बेसिक मुद्दा है? मुद्दा ये है, क्योंकि दैट इज द सबसे सुनहरा मौका होता है मिलिटेंट को वहीं रोकना। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक कोई बहुत बड़ा शहर नहीं बसा हुआ जी। गुजरों की छोटी छोटी बहक होती है, ऑक्युपाइड या नॉन ऑक्युपाइड, या फिर दूर कहीं पीछे 15 या 20 किलोमीटर बाद कोई गांव आता है। तो बीच का जो इलाका है इज टोटली आइसोलेटेड, खाली। उसी में अगर आपने उसको धर लिया और धरा और मारा है और उनको दिखाया है, वो आपके मल्टीपल एम्बुश ही करते हैं, कोऑर्डिनेटेड। आप कोई भी एम्बुश आपका आइसोलेशन में नहीं लगाया जाता। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, मान लीजिए 12 का ग्रुप आया। इनफैक्ट मेरी पहली पोस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी। ओके। आई वॉज यंग सेकेंड लेफ्टिनेंट, और फॉर्चुनेटली मेरे को भी ऐसे एक मौका मिला, मल्टीपल एम्बुश के अंदर हम लोग जाते थे, यंग ऑफिसर हमने लगाए। ग्रुप था 12 का, और पाकिस्तान सिर्फ वहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पे था, जो फॉरवर्ड लोकेलिटी थी। जब वो अंदर आए हैं, और इनका ये होता है कि ये इकट्ठे चिपक के नहीं चलते, ये सबसे पहले एक गाइड को आगे भेजते हैं, और वो इंश्योर करता है कि यहाँ पे आर्मी की प्रेजेंस नहीं है, ओके। एम्बुश नहीं लगा हुआ। और वो कौन लोग हैं? वहीं के कोई लोकल, थोड़ा सा उनको पैसा वैसा या इस तरह का चीज़ चढ़ा दिया या इन्फ्लुएंस कर दिया। ओवरग्राउंड वर्कर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर वो इशारा करते हैं, फिर उसमें भी वो बड़ी सिस्टम के लिहाज से अंदर एंटर करते हैं। I think that was the similar way they infiltrated through the sea route. They might have sent a guide, then they might have sent Definitely. multiple people to check. देखो, उनका सबसे पहले है
वन स्टेप वन लेग ऑन द ग्राउंड। कहने का मतलब कि पहले जाके सिक्योर करे, फिर अगर मान लीजिए कोई फायर होता है तो जो पीछे ग्रुप आ रहा है दैट इज इंडिकेशन वो दौड़ देगा वापस। OGW, sleeper cells, multiple people were involved. अब हम लोग मल्टीपल एम्बुश क्यों लगाते हैं? वी अलाउ कि भाई आ जाओ तुम, वी अलाउ देम टू गेन कॉन्फिडेंस। जब उनको लगता है कि हम लोग 1-1.5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं तो कुछ नहीं हुआ, जो पीछे एम्बुश जिसने थोड़ा सा उनको एक शैडो पेट्रोलिंग की तरह हम लोग फिर शुरू हो जाते हैं उनके पीछे। Wow. यू गॉट मी? I'm getting it, sir. आप आए, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं जानबूझ के आपको थोड़ा सा परमिट करता हूँ और आपके पीछे एज ए घोस्ट आई स्टार्ट वॉकिंग। फिर इसकी इनपुट जो है थ्रू कोड्स, जो आगे एम्बुश लगा है उसको बता दी जाती है, एंड जैसे ही वो सेम ड्रिल करने लगता है कि सेंड समबडी, आगे जाके चेक करे, जो पीछे शैडो पेट्रोल है वो हम लोग उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। वी मेक देम स्टैंड वेस्ट बिटवीन टू एम्बुशेस। दिस इज हाउ वी काउंटर देम। ओके, मैं आपको जो बता रहा था, जब ग्रुप आया, जो हमारा एक अगला कोई एम्बुश लगा हुआ था, उन्होंने उनको घेरा, फायर फाइट हुई, जिसमें से 8-10 को तो वहीं पर लड़ा दिया था हमने। उनमें से 1-2 थे जो स्नीक आउट हो गया। अब स्नीक आउट कहने का मतलब उससे जान बचा के अपना निकल गए। एक तो वापस आया, जब वापस आया, नाउ दिस टाइम वी हैव सील्ड द बॉर्डर, और जो निकला था शहर की तरफ उसको आगे जो सेमी अर्बन एरिया में आर्मी डिप्लॉय थी उन्होंने उसको पकड़ा। जो इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, मल्टीपल एम्बुशेस, आपने उसको पहली रात में पहले 12 घंटे के अंदर या पहले 6 घंटे के अंदर उसको ले लिया। उसके बाद वो जाके आम आवाम के अंदर मर्ज कर जाएगा। इट्स देन डिफिकल्ट, फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो अर्बन एरिया की लड़ाई में आता है। फिर वो दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट और सबसे डेंजरस मानी जाती है आपकी अर्बन एरिया की लड़ाई। The similar situation that happened in Mumbai in 2008. Now you tell me, how many lakhs, crores people are moving in any amount of taxi? किसको पता चलेगा किसके पास इतना टाइम है? ये तो तब पता चला जब उन्होंने फायरिंग शुरू की रेलवे स्टेशन के ऊपर। So it's such a great example that you gave. You have explained how, things are different when we talk about the border at How should be? Kashmir and the border situation, like the border situation in Mumbai. क्योंकि वहाँ पे फिर भी खाली जगह है उनको टैकल करने के लिए, उनको भाई वो पूरा ढूंढ जंगल के शिकार गिराने करने के लिए। एग्जैक्टली। आप शहर में अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकते। आपको दिख भी रहा है, सबसे पहले आपके दिमाग पे प्रेशर ये रहता है कि कोई इनोसेंट सिविलियन ना मर जाए। हाँ, कोलैटरल डैमेज, राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आगे जो हुआ वो सबको पता है, बट मैं जानना चाहता हूं क्योंकि 26/11 में मल्टीपल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ, राइट? बिफोर वी गेट CRPF, पुलिस, देन योर, सबका एम एक है। देखो, CRPF भी बहुत अच्छा काम करती है जी, हमारी पुलिस फोर्स ऑल्सो। एंड रादर मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, वो तो मुंबई पुलिस के वो कांस्टेबल थे जो शहीद हो गए थे जी, उन्होंने छोड़ा नहीं था कसाब की गर्दन को। यू रिमेम्बर इट? यस सर। गूज़बम्स आते सर आज भी सोच के ना। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, हर जवान
चाहे वो पुलिस का है, चाहे आर्मी का है, चाहे सीआरपीएफ का है। हमारे में इतनी कैपेसिटी है, इतना वो होता है जज्बा, अगर मिलिटेंट नज़र आ गया फिर हम छोड़ते नहीं फिर उसको। नहीं सर, दिल दहल जाता है कभी कभी ये सारी चीज़ें सोच के ना कि यार आर फोर्सेस अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो गर्दन पकड़ के रखी तब तक जब तक ही अटेन मैटरडम, Yes. वही शहीद हुए वो। यस सर, आई वांट टू नो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनएसजी, पैरा फोर्सेस, एसएजी। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, इसका रियल डिफरेंस क्या है फ्रॉम लाइक बिटवीन दीज एलीट फोर्सेस एंड देयर स्पेसिफिक रोल्स। क्योंकि लोगों के मन में ना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऐसा क्या था कि सारी फोर्सेस को लगा दिया, इनमें फ़र्क क्या है। जैसे आपने बोला ना कि मार्कोस भी लगे हुए थे, सीआरपीएफ भी लगी हुई थी, मुंबई पुलिस भी अपना काम कर रही थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाज डिप्लॉयड, एवरीबडी वाज इन देयर। यू सी द बहुत बड़ा अंतर है इन फोर्सेस के अंदर। ओके, अंतर है उनके रोल में, अंतर है उनके इक्विपमेंट में, अंतर है उनकी ट्रेनिंग में, अंतर है उनके टास्क में। नाउ मैं एक एक करके शुरू होता हूँ। जी सर। पैरा स्पेशल फोर्सेस और सर्जिकल स्ट्राइक एक्सपर्ट्स, they carry out clandestine operations, means behind enemy line जाकर दुश्मन के इलाके में घुस के उनके एमिनेशन पॉइंट्स, उनके ब्रिजेस, उनके टैंक हार्बर्स या हेडक्वार्टर्स, इन चीज़ों को बर्बाद करना। अब ओके, ये टारगेट उनका 20 किलोमीटर हो सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर पाकिस्तान के अंदर और किसी भी कंट्री के अंदर। अगर 20 किलोमीटर अंदर है, कहने का मतलब है आप वहाँ जाके किसी होटल में नहीं रुक सकते। आपको अपने आप को छुपाव में रखते हुए आपने इन्फिल्ट्रेट होके जाना। आपके पास 4 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का राशन, आपके पास एमुनिशन है, आपने पहली दफ़ा उस लोकेशन में जा रहे हैं, आपका नेविगेशन रात के समय परफेक्ट, एक्सप्लोसिव यूज़ करने की पूरी नॉलेज, हर गाड़ी चलाने का तरीका, हर तरह के अगर कोई वाटर ऑब्स्टेकल या कोई ऑब्स्टेकल आते हैं उनको पार करने का तरीका, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हाई डिग्री बियॉन्ड इमेजिनेशन। द प्रोबेशन, स्पेशल फोर्सेस का एक प्रोबेशनर या जवान ऑफिसर जेसीओ, लास्ट एक एंड्योरेंस रन होता है उनका। कैन यू गेस हाउ मेनी किलोमीटर्स? एनी रफ? so it's 100 plus. Yes, it's 100 kilometer with 15 to 20 kg pack on their back. Ultra marathon sir. You do whatever. What is the level? और शरीर चलो ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड। एंड दो वी आर नॉट मर्डरर्स, but definitely ruthless killer instinct, and certainly above all tremendous team spirit. आप, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के खिलाफ नहीं हूँ। अगर टीम स्पिरिट देखनी है तो स्पेशल फोर्सेस में देखिए, आप इंडियन आर्मी के अंदर देखिए। मैं अपने बड़ी की, अगर वो इंजर्ड हो गया है, मैं उसको उठा के वापस लेके आऊँगा, छोड़ के नहीं आऊँगा। इवन खुदा खास्ता इफ़ ही हैज़ अटेन मैटरडम, शहीद हो गया, मैं तब भी लेके आऊँगा उसको। अपना लगे तो है ही है ना मेरे पास, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हम लोग पाकिस्तानी नहीं है जो कारगिल लड़ाई में
दे इग्नोर देयर ओन डिसीज सोल्जर्स। हम लोग प्रोफेशनल आर्मी है, हमारा कुछ इतिहास है, ट्रेडिशंस है, कल्चर है, और इस चीज़ के ऊपर बड़ा गर्व है हम लोगों को। यही कारण है पाकिस्तान हमेशा हमसे जूते खाता है और खाता रहेगा। उन्हें खाने भी चाहिए सर। नहीं, उसका टाइम आ चुका है। मैंने अभी हाल ही में कहीं बोला भी था, एक महाभारत में एक पात्र हुआ था शिशुपाल जी। उसने 100 गालियों का था। जो लॉर्ड कृष्णा थे हमारे, जी। उन्हें बोला था तू 100 गाली दे देगा ना, मैं तेरा वध कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान शिशुपाल का रोल प्ले कर रहा है इस टाइम। इसका टाइम हो चुका है। वी आर रेडी टू स्मैश, क्रश द हेड ऑफ दिस स्नेक। इसको कुचलना बहुत जरूरी हो चुका है और करना है। विल बी डूइंग इट। सर स्पेशल फोर्सेस का आपने बताया। या यस। ये मैंने आपको स्पेशल फोर्सेस तक पढ़ा। सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ बात करते करते, क्योंकि जैसे पाकिस्तान का नाम मेरे दिमाग में आता है मुझे लगता है यार इसको ग्लोब से क्यों ना हटा दिया जाए। एक्चुअली आगे बढ़ता हूँ मैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएजी के अंदर कुछ दस्ते होते हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है, स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है, उनके टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप होता है, सपोर्ट वेपन ग्रुप होता है। हर एक के अपने टास्क है। पर इस फोर्स को डिजाइन किया था टू काउंटर, यहाँ किसी भी अर्बन इलाके में किसी तरह का कुछ हादसा होता है तो इनको होस्टेज रेस्क्यू या काउंटर हाईजैकिंग रोल में इनको लॉन्च कर दिया जाता। राइट। जैसे कि 26/11 में 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप इज अ बिग। यस। मैं उन दोनों मेजर था, बट डेफिनेटली ये ऑपरेशन में मैं इतना अपने आप को वो नहीं समझता कि मैं नहीं जा पाया, बिकॉज इस ऑपरेशन के ठीक 8 साल पहले मैं एनएजी से जा चुका था। बट आज तक मैं अपने ग्रुप के साथ लिंक में हूँ। मैं मिला उन अफसरों से जो इसमें पार्टिसिपेट किए, और मैं इस बात पे गर्व लेता हूँ जो सब ग्रुप था उसको, जब मैं एनएजी में था मैं उसका स्क्वाड्रन कमांडर था। Wow. So you commanded the subgroup that was active at the time of 26/11? Actually, which went under, and that time some other squadron commander was there. और उसमें हमारे बड़े बेहतरीन और बड़े जांबाज अफसर जो मेजर उन्हीं कृष्ण शहीद हुए थे उसमें। जी सर। तो मैं उनसे जब भी मिलता हूँ, जब भी बात हुई है, तो उन्होंने बताया इस चीज़ के बारे में। कई स्टोरीज हैं। हालांकि हर इंडियन आर्मी जवान ऑफिसर जेसीओ के पास कोई ना कोई स्टोरी है, मैं आपको ये बताना चाहूँ। बट ये है कि उन्होंने जो भी किया वहाँ जाके सिचुएशन को संभाला। दे वर द गार्डियंस फ्रॉम हेवन एक्चुअली व्हेन दे लैंडेड देयर। बड़ा जोश के साथ, बड़े हौसले के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ उस ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया था। बट एक चीज़ मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, इंटेलिजेंस इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट। इट इज। मैं जितनी मर्जी मेरे में स्किल हो, अगर मेरे को आप किसी चीज़ की प्रॉपर इनपुट नहीं दोगे, मैं बिल्कुल बेकार फोर्स बन जाऊंगा। समथिंग लाइक अ बोट विदाउट रडर। यू हैव टू, इवन जो हॉक बाज, वो अपनी आंख से पहले टारगेट को देखता है, उसको समझता है, एनालाइज करता है, फिर हॉक जंप ऑन इट और डाइव ऑन इट। इट इज व्हाट एग्जैक्टली स्पेशल फोर्सेस का सबसे पहले है, खबर क्या है, कहाँ है। ये हमारे जो एजेंसीज हैं, कोई भी
इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी भी है, ये इनका काम है कि इनपुट देना और उसके बाद एनर्जी या पैरासफ टाइप के जो हॉक्स हैं, जो फोर्सेस हैं, उनको डिप्लॉय करना। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ, आपको डिफरेंस इसमें। राइट। पैराएसएफ डिजाइंड टू ऑपरेट कहीं भी, उस साइड इस साइड भी। एनर्जी कैन बी डिप्लॉयड ओनली विद इन अर्बन होस्टेज और हाईजैकिंग। आगे है आपकी एक बहुत ड्रेडेड फोर्स जो हमारे इंडियन आर्मी में है, दैट इज राष्ट्रीय राइफल। इसकी स्थापना जो थी बेसिकली काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए हुई थी, कहीं भी नॉर्थ ईस्ट या JNK कहीं भी। और जो आदमी राष्ट्रीय राइफल की एक टेन्योर कर लेता है, जो जवान अफसर चीज, आई थिंक वो कई बेहतरीन स्टोरीज के साथ जीता फिर, क्योंकि वो काफी प्रलॉन्ग पीरियड होता। उस प्रलॉन्ग पीरियड में तरह तरह के उतार चढ़ाव दिखता। वो एप्लीकेशन ऑफ द माइंड, सीक्रेसी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, एवरीथिंग। तो ये फोर्स है आपकी जो कि वहां रह के सालों तक एक ही इलाके में अपना दबदबा मनाती है। अब आती है आपकी इन्फेंट्री बटालियंस। इन्फेंट्री बटालियंस का रोल है बेसिकली टू बी डिप्लॉयड ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल्स। इतिहास पढ़ा है आपने, बेस्ट ऑफ द वॉर्स, बेस्ट ऑफ द हिस्ट्री जो थी इन्फेंट्री बटालियन ने रची है। नहीं सर, ये तो इस बात का तो इतिहास गवाह है। मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कमाओ, रेजांगला, मेजर शैतान सिंह 13 कमाओ, कैप्टन विक्रम बत्रा, लांस नायक जसवंत सिंह, इन्फेंट्री बटालियन की बात कर रहा हूं मैं। जी सर। हमारी 8 सिख, 14 सिख, राइट, जिन्होंने कारगिल के अंदर बहुत तगड़ा काम किया। फर्स्ट 11 GR कैप्टन पांडे की बटालियन, ऐसे कई जो विक्ट्री है, जो आपकी जो हम कहते हैं शौर्य जो हासिल होता है जब इन्फेंट्री का जवान वहां पहुंच के अपना कदम रखता है और झंडा लहराता है। ये है इन्फेंट्री की ताकत। लेकिन एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इसके साथ जो इसको सक्सेसफुल बनाता है एयरफोर्स है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल 1971 आर्मर्ड कोर, जिनके सीओ थे जनरल हनुज सिंह, महावीर चक्र। आर्मर्ड ने भी बहुत तगड़ा काम किया। एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों। हमारे अगर आप इतिहास के पन्नों को हाथ लगाओगे ना, आप थक जाओगे। हर पन्ने के ऊपर आपको एक ऐसी कहानी मिलेगी। और ये माउंटबेटन का कहना था कि अगर मेरे पास छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा या फिर जनरल हरि सिंह नलवा जैसा ये लोग होते, मैं वर्ल्ड को फतेह कर चुका होता। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्स। I think it's the Indian mindset. Since the beginning of time, we were calm and composed, but on the other hand, we were born warriors. वी आर, डाउट क्या है? कोई डाउट नहीं सर। आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाइए इंडिया के, पिछले 500-600 सालों में
आपने देखा होगा कितने, हाउ मेनी ब्रंट वी हैव फेस्ड। मैनी। वॉरियरिज्म जो है हमारे खून में जा चुका है। इधर ही नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, नागा रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, नीचे जाइए मद्रास रेजिमेंट। इंडिया के हर क्षेत्र में एक कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे वॉरियर पैदा ना हुआ हो। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अ फैक्ट। राजस्थान देख लीजिए आप, नो कॉम्प्रोमाइज। ब्रूटल किलर सर, ब्रूटल, तो नो कॉम्प्रोमाइज बराबर। एट ऑल। आपने, लोग गुरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं, शुरुआत शिवाजी ने तो की थी। और यहाँ पे जो राजनीति या फिर स्ट्रेटेजी बनाने का लोग बात करते हैं यूएसए या कहीं और, आप चाणक्य के अर्थशास्त्र को मत भूलिए, पढ़ाया जाता है विदेशों में। तो वी आर सो मच रिच, हम इतने, हमारे पास इतना धन है, वी आर इतना, हमारे पास लाइब्रेरीज में, आप नालंदा में चले जाइए, आधी तो जला दी थी। जी। पीपल वर एनवी, जेलसी। इतना ज्ञान कहाँ से है इनके कहाँ से पास? आया? अलेक्जेंडर को ही हमने भी भेजा था। मंगोल्स 8 बार आए थे हमारे पास, 8 बार निकाला था इनको वापस। सर अभी ये देख लो ना, ये गधे, ये जो गधे हैं, इनको मैं गधे बोलता हूँ। यस, ठीक है, अपनी देश की तरक्की के बारे में सोच लो। करेक्ट। तुम जल जल के फूक फूक के बेवकूफों बैठे हुए हो, हर दूसरे दिन कोशिश कर रहे हो कि ये इन्फिल्ट्रेशन करके, अननेसेसरी बकवास करके। प्रॉब्लम 2 मिनट में खत्म हो जाएगा सर, 2 मिनट में। देखो, प्रॉब्लम ये है, जो आपने बिल्कुल सही बोला, 2 मिनट की बात। एक्सरसाइज त्रिशूल चल रही है आजकल आपकी जी। नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ सर क्रीक, गुजरात, राजस्थान सेक्टर, राइट, एंड हर जगह नौटाम, वो सारा कुछ डिक्लेयर हुआ पड़ा है। हमने अपनी 1/3 से भी कम जो शक्ति है, और द स्ट्रेंथ विच आई टॉक अबाउट, वी आर जस्ट फ्लैक्स ऑफ मसल्स। राइट। हमने अपने सिर्फ बाजू को अभी फैलाया है, और वहां पे हड़प्पन हो रखी है। वो कारण ये है, हाल ही में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, रिपब्लिक टीवी के ऊपर मैं गया था जी। और वो पाकिस्तान के कोई बैठे हुए थे वहाँ पे गधा। और सवाल कर रहे थे, आप इतना पैसा क्यों लगा रहे हो? भाई हमारा पैसा, जो मर्जी करें, खिलवाड़ करें इसके साथ, हमारी मर्जी। बट मैं वैसे जवाब देना चाहता हूँ, क्यों? हम उसका जवाब ये देते हैं, पुलवामा, पहलगाम, ताज, पार्लियामेंट करने से पहले सोच लेते हैं। और यही मैंने बोला, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ आज, आपने शेर को पीछे से आके क्यों हाथ लगाया? आपकी ये सजा है। हम चाहते हैं कि हम इतनी सी फोर्स दिखा के आपको इतना डरा दें कि आप डिप्लॉय हो जाएं और आपकी इकोनॉमी शटर हो जाए। हम चाहते हैं। मुझे सर वो बात याद आती है, मेजर समर तूर ने लाइव टीवी पे बोला था कि तुम कमोड पे बैठोगे ना तो भी तुम्हें डर लगेगा। एग्जैक्टली। मेरे को बात बताइए, वो मुल्ला मनीर जो है, अपने वो प्राइम मिनिस्टर, वो और उनका काउंटर पार्ट जो पाकिस्तान का एक कोई रिपोर्टर थे, उन्होंने बोला, कहता ये आदमी जब भी बाहर जाता, लोन आफ्टर लोन, मेरी कमर टूट गई है, ये बोला उसने। हाँ। इंटरनेशनल फोरम में वो खुद कहते हैं कि जब भी ये बाहर जाता है हमारी बेइज्जती करा देता है। जब तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बाहर इंटरनेशनल फोरम में जाके कहता लोन आफ्टर लोन, जब तुम्हारे पैसे ही नहीं है, तुम लड़ोगे क्या यार हमारे से? सर जंग करनी है इनको और अमेरिका के पैरों में पड़े रहते हैं। देखो अमेरिका का क्या, अभी अमेरिका की बात चली है, एक होता है पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है। उनकी इकोनॉमी इतनी गिर चुकी है, उन्होंने अपने पड़ोसी का घर गिरवी रख दिया, अपना तो रखा ही हुआ।
फिर उन्होंने हवा पानी भी गिरवी रख दी। पहले चाइना के साथ पहली थे, चाइना को धोखा दिया, चाइना इसके लिए नाराज है उनसे। फिर यूएसए के पीछे धूम हिलानी शुरू कर दी। अब वहाँ जाके ब्रीफ केस खोलते हैं, हमारे पास ये है वो है। ब्लडी इडियट्स, यू डोंट हैव एनीथिंग। वो वहाँ जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि जिस दिन मैं पाकिस्तान से दौड़ूंगा मुल्ला मनीर, मैंने कौन सी कॉलोनी में जाके रुकना। सर बलूचिस्तान खुद उनके हाथ में नहीं जिसको वो बेचने जा रहे हैं वहां वही पाकिस्तान तहरीके तालिबान जो है टीटीपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने ऐसा ठोक रखा इनको, अफगानिस्तान ने इनको रगड़ दिया। इधर से हम बैठे हैं आराम से देख रहे हैं इनको, जस्ट फ्लैक्सिंग अ मसल। नीचे से सिंध भी परेशान है इनसे, मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये बीच वाला जो इनका पंजाब प्रोविंस है ना, इनके दिमाग में कुछ फतूर है। अब ये देखिए, जब इनके टुकड़े हो जाएंगे, मुल्ला मनीर दौड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर बटलर जो है, जो ट्रे लेके घूमता रहता है, अब वो सोच रहा होगा मेरा क्या होगा। यू सी, अफगानिस्तान के अंदर बागराम एयरफील्ड हमारे पास आ चुके हैं, आपको शायद बताता हूँ जी। ईरान का जो है पोर्ट चापर, ऑल्सो ईरान हमें अलाउ कर रहा फॉर आर फर्दर ट्रेड। अब ये देखिए, पाकिस्तान जो जब तालिबान ने 2021 में अमेरिकन को वापस भेजा था, ये दिवाली मना रहे थे अपने कंट्री में, और आज उन्हीं के खिलाफ हैं। कहने का मतलब है, ये कब तक दल बदलेगा अपने। चाइना, अफगानिस्तान, अभी यूएसए ने कुछ हड्डी फेंकी हुई है, धूम हिला रहा है उसके पीछे। वो हर महीने में एक बार बुलाता है इसको, मुल्ला मनीर को, तुम आओ मेरे पास बैठो, बर्गर खाओ, और कुंडी लगा के उसको भाषण देता है, बाहर जाके बोल कि नोबेल प्राइज। अंडरस्टूड? देखो, दिस इज ऑल जियो पॉलिटिक्स, वॉट एवर इज हैपनिंग। पाकिस्तान आज की डेट में इट इज़ नॉट इवन हैंड टू माउथ भी नहीं रहा। वो मैंने बोला था आपको, ये शिशुपाल का टाइम आ चुका है, ये इसको दबाने का टाइम हो गया है, इस वक्त कुछ नहीं बचा। सर, कमिंग बैक टू द कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आपने सारे डिफरेंसेस बताए हर ग्रुप के, NSG, पैरा SF, SAG। कमांडो सोचते कैसे हैं? मतलब आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उस सिचुएशन के लिए बिफोर एंटरिंग द टेरर जोन। मतलब मैं आज भी वो न्यूज़ फुटेज मेरी आंखों के सामने आ रही है, ठीक है, जहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग्स दिख रही हैं जहाँ पे फायरिंग हो रही है, राइट, एंड देयर इज़ दिस पिक्चर ऑफ अजमल कसाब, and then there are multiple footages of commandos who are in action. What is the mindset? How does a commando prepares himself before entering a terror zone? How hunter prepares himself for when he goes for hunting. We are not a guardsman, वॉचमैन नहीं हम लोग, we are hunters. क्योंकि आज की डेट में हमें ज़रूरत है टू हंट, नॉट टू वेट एंड वॉच। विल नॉट वेट। हंटर ने अगर जाना है, किस तरह का शिकार है वो, टाइगर है, लोमड़ी है, उसके हिसाब से मेरा हथियार कौन सा होगा, छोटा जानवर है कि बड़ा जानवर है, किस तरह का ट्रैप लगाना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी मैंने बनानी है, कैमोफ्लेज कंसील कैसे करना। तो जंगली जानवर जो है, खासकर व्हेन द डॉग गोज मैड लाइक पाकिस्तान, उसको कैसे मारना है, उसकी स्ट्रेटेजी। सर मैंने तो सुना है सर पे गोली मारते हैं। ओके, आई से whenever we prepare ourselves now, सबसे पहले जो होती है हमारी
मोटी मोटी स्ट्रेटजी तैयार होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। मैंने पहले ही बताया था आपको, बेस्ट ऑफ द फोर्सेस आर यूजलेस इफ दे आर नॉट गिवन अ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आ गया, उसके ऊपर प्लानिंग शुरू होती है, तर उसमें किस तरह के जवान इस्तेमाल होंगे एंड हु विल लीड दिस ऑपरेशन, टाइम क्या होगा, जगह कौन सी होगी। हमारे पुराने एक्टर रहे हैं, गॉड ब्लेस हिज सोल, राजकुमार जी, टाइम भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। सो वी हैव मेड द स्ट्रेटजीज, और जो हम बनाते हैं दुश्मन को कब कहाँ मारना है, उसके ऊपर हमारी पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो आप कहते हो कि हमारा माइंड सेटअप, हर जवान, हर जेसीओ, हर अफसर अपने पूरे मिलिट्री करियर के अंदर ये सोचता रहता है कि मेरे को वॉर में जाने का मौका कब मिलेगा। इट्स अ ब्लिस, इट्स ड्रीम कमिंग ट्रू। और जो लड़ाई में गए हैं, जिन्होंने किया है, शायद उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। और जो मिलिटेंट्स के साथ लड़े हैं, हमारा ये नहीं होता कि आज मूड बना लेते हैं, चलो भाई वी आर ऑल द टाइम रेडी, वी डोंट रिक्वायर एनी मोटिवेशन। हमारे दिमाग में एक चीज होती है, मेरे पलटन की इज्जत, नाम नमक निशान, दूसरा माय कंट्री, माय कंट्रीमैन। ऐसा क्या है कि एक जवान अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है when his pay is much lesser than the person who is working in a corporate world? Sense of belongingness to these three things जो मैंने आपको बताई है। जज्बा है। मनी कैन बी अर्नड एनी टाइम। आप बाहर जाइए, ठेला लगाएंगे आप, शाम तक कुछ ना कुछ कमा लेंगे आप, वो भी मेहनत है, मेहनत है वो, ट्रू। बट जो फ्रंट लाइन पे जाकर एंड विदाउट थिंकिंग ट्वाइस थ्राइस, नॉट इन अ वंस, यू आर रेडी टू लॉन्च योर सेल्फ, और जब आप जाते हो और दुश्मन के ऊपर एक प्रहार की तरह पड़ते हो, यही कारण है, ये माइंड सेट है। हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है, एक एक दिन में हमें पिघला के लोहा बनाया जा रहा होता है। हमें हमारी बटालियन के अंदर इतिहास को पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने ये काम किया था, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे या ऐसा नहीं करोगे कि जो कि तुम्हारे बटालियन या रेजिमेंट के नाम पे धब्बा लगे। वी फॉर दैट pride, ये honor. mindset है। I think that's the pride that Yes, we carry. the pride we carry. सर यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यू हैव बिन NSG कमांडो, यू हैव बिन देयर, आपने अंदर से चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा है, राइट? एंड आपने लीडिंग रोल्स भी किए हैं वहाँ पे। दो चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं लोग जिन चीज़ों को सोच के थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं। NSG, जब आपने एक टर्म यूज़ किया ना, इंटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द सुप्रीमो। बट ऐसा क्यों है जिन जगहों पे इंटेलिजेंस कम होती है, इंफॉर्मेशन कम होती है, इंटेल कहीं ना कहीं जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं वो मैच नहीं कर पा रहे होते, उन सिचुएशंस के अंदर NSG को क्यों भेजा जाता है? व्हाट इज सो स्पेशल वेयर देयर इज लेस इंफॉर्मेशन, आगे का नहीं पता? करेक्ट, ऐसा हुआ है। NSG being a specialized force, राइट, specialized,
शुड बी यूज इन ए स्पेशल ओकेजन्स। ये नहीं है कि एनर्जी सिर्फ स्पेशल ओकेजन आएंगे तो तभी कुछ काम करेगी। अग्री। बट आपने अगर शेर को पाला हुआ है, शेर को आपने लड़ाना है शेर के साथ ही, आप उसे बोलोगे जा गीदड़ मार के आ, इट इज बिलो डिग्निटी। नो, एट द सेम टाइम ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बाकी काम कर रहे हैं दैट इज, बट जब आपको एक यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी और एडवांस ट्रेनिंग आप हो चुके हो, बेसिकली आई एम एन इन्फेंटेरियन। अब कभी भी हमारे बहुत बड़े एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर हैं, आई टेक प्राइड इन वेन एवर आई लिसन हिम। आई एम टॉकिंग मेजर जनरल GD बख्शी सर। Salute to him, sir. He is इज अ ट्रू इन्फेंटेरियन। true infantarian, sir. कभी आपने उनको सुना है? सर हमेशा सुनता हूँ सर। Emotions, everything, knowledge, gravity, when he push across the things। देखिए इन्फेंट्री वाला इन्फेंट्री का काम करता है, और मैंने बोला इन्फेंट्री वाले ने इतिहास रचा है, एनर्जी वालों ने भी इतिहास रचा है। बट आपका जो सवाल है कि एनर्जी को इस तरह के टास्किंग में कभी कभी भेजा जाता है, ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वीरप्पन, और मैं इस चीज़ के ऊपर अगेन फक्र लेता हूँ, थोड़ा सा गर्व लेता हूँ कि मेरे को मौका दिया गया था टू ट्रेन माई टीम फॉर टू नैब दिस इनफेमस ब्रिगेड वीरप्पन। ट्रेन्ड, I trained them before I left NSG. But 5000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में NSG को अगर बोला जाए कि भाई आप जाइए वीरप्पन को ढूंढ के लाइए, जो बंदा जिसकी ज़िंदगी वहाँ बसी, चप्पा चप्पा उसे मालूम था, वहाँ की लोकल पुलिस को एक किस्म का बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था वो, इसकी रिप्रेजेंटेशंस भी हुई थी। फिर बोला गया ठीक है एनर्जी को इतना क्लोज बाय रखिए कि अगर वीरप्पन की खबर आती है तो लॉन्च कर दिया जाएगा। बट फाइनली द सक्सेस वाज अचीव्ड बाय स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट पुलिस। कहने का मतलब हुआ, बट एनर्जी को जब अक्षरधाम या फिर ताज या फिर ऑपरेशन कैक्टस के दौरान में जब लॉन्च किया गया, दे वर वेरी इफेक्टिव, दे आर डन वेल, बिकॉज दे आर, उनका जो आपका सिखलाई है या यूटिलाइजेशन है इस पर्पस के लिए। सो कहने का मतलब है एनालाइज द रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स। क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन करवाना है तो पैरा स्पेशल फोर्सेस एक ऐसी फोर्स है जो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। राइट, दे विल बी एयर ड्रॉप, स्काई डाइव, डीप सी डाइविंग, मार्कोस, समुंदर का कराओगे तो मार्कोस को भेजोगे। राइट, यू नीड टू, ये दीज आर द डिफरेंसेस। भाई बंदा वही है, आपको मैं बात बताऊं, आज मैं बैठूंगा किसी मार्कोस या स्पेशल फोर्सेस के अफसर के साथ चाय पीऊंगा, जज्बा जोश ट्रेनिंग का 19-20 का फर्क होगा, पर माइंडसेट ये एक ही है, बट रोल डिफरेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो जब ऐसा हो जाता है, एनर्जी को अगर किया जाता है, तो पहली बात तो स्पेशल रोल्स के अंदर इनको भेजना चाहिए कि उसके लिए और फोर्सेस हैं जो डिप्लॉय की जा सकती हैं और वो अच्छा काम करेंगे उसके अंदर। सर हाउ डिफ़िकल्ट, जैसे आपने अभी एक बात बोली, जब 26/11 जैसी सिचुएशंस होती हैं, कितना मुश्किल है एक वेल ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप को न्यूट्रलाइज करना, स्पेशली जब हम एक सिविलियन डेंस जगह पे हों जैसे कि मुंबई। क्योंकि
सबसे पहला ख्याल गोली चलाते वक्त? मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन इट इज। सबसे बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन यही है कि दैट टू सेग्रीगेट वो मिलिटेंट ग्रुप जो कि अर्बन एरिया में घुस गया है, Okay. राइट। एक तो है कि आपको खबर मिल गई, इसमें दो कोनोटेशंस हैं। आपको खबर है कि वो वहां है तो आपका काम आसान है। आपने ढूंढना है उसको। कैसे ढूंढोगे आप? इतने बड़े शहर में किस तरह से ढूंढोगे आप? आइडेंटिफिकेशन, हाउ? दैट्स अ आपकी बिग खुद क्वेश्चन। की इंटेलिजेंस, आपका जो इंटेलिजेंस एजेंसी से खबर आना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है आजकल हमारे पास, उनकी रेडियो कन्वर्सेशन को हम कैच करते हैं, डायरेक्शंस को। अभी तो बहुत एडवांसमेंट हो गई है, बट व्हाट मैटर्स मोर, ठीक है, आपने बोल दिया कि आई सॉ हिम 30 मिनट बिफोर, आधा घंटा पहले मैंने उसको देखा था, पर आधा घंटा पहले देखा जब तक आप मेरे पास आए 1 घंटा हो गया था। मेरे को 2 मिनट पहले की खबर चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप किसी इलाके में की जिम्मेवारी आपको दी जाती है। मैं आपको लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना। आई हैव डिप्लॉयड इन अर्बन एरिया समवेयर इन कश्मीर वैली। मेरा बहुत मेमोरेबल टेन्योर था और सक्सेसफुल। आई पर्सनली फील कि माई एवरी इंस्टिंक्ट और एनर्जी और टैक्टिक्स और द स्किल, उसके अंदर उसका इम्तिहान हुआ था और मैं उसको बड़ा कामयाबी के साथ उसमें से उभरा था। मुझे ऐसे इलाके में डाला गया जहाँ पर उस इलाके का थोड़ा सा ये कहना था कि भाई दिन में भी खतरा है, रात को तो कर ही नहीं सकते आप। चैलेंज। इलाके की बनावट जो थी, छज्जे के साथ छज्जा जुड़ा हुआ है, ओके जी, और गलियां, तंग गलियां, कहाँ से कौन सा मोड़ आ गया नहीं पता। अब इतनी गलियां, मेरे पास अगर मान लीजिए 80 आदमी हैं तो मेरी तो नफरी वहीं पे खत्म हो गई। मेरे को अपनी एक ऐसी फोर्स को एक इलाके में लेके जाना जहां पर मैं मिलिटेंट अगर बैठा हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकूं। वो कैसे करते थे हम लोग? सबसे पहली बात तो ये है आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस, दूसरा आपका खुद का उन गलियों में जाना। आज मैं इस गली में आया था, बच्चे खेल रहे थे, जी, आज शांति क्यों है? आज ओके, लोगों के चेहरे पे खौफ क्यों है? दुकानें आधी बंद क्यों हो रखी हैं? इसके बाद मिलिटेंट्स की खुद की हरकत, ये करते करते हम जब छोटी छोटी कड़ियां, इंटेलिजेंस एजेंसी की खबर, फलाने की खबर, जब एक कड़ी को जोड़ते थे 3 से 4 महीने लग जाते थे हमें। ओके, देन फिर हमें पता लगता था कि मिलिटेंट का मूवमेंट का पैटर्न ये है। और जिस दिन फॉर्म होता था उस दिन हम हथौड़ा मार देते थे फिर। और अगर फिर भी नहीं होता था, लोहे को हम इतना गर्म करते थे या फिर हथौड़े की मार को ऐसी कस के लगाते थे कि लोहा गर्म हो जाए, कि उसको उसके हाइडआउट से निकलवाते थे। आई थिंक सर, जैसे आपने बताया ना, दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन अर्बन वॉरफेयर, दैट्स वॉरफेयर दैट इज़ बीइंग डन इन सिविलियन डेंस एरिया, एंड जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था, विच इज़ द जंगल वॉरफेयर, द माउंटेन वॉरफेयर, वेयर आप शिकारी हो, आप खुले में हो, आपको जहाँ शिकार दिखेगा शूट द शिकार डाउन।
बट यहाँ पे यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू हैव ऑल द इंटेलिजेंस, ऑल द छोटे छोटे नुआंसेस जो हैं उनको ऑब्जर्व करना, किसके चेहरे पे शिकन है, आज बच्चे गली से निकले तो वो मायूस क्यों हैं, शांत क्यों talk about हैं, मल्टीपल indicators. थिंग्स, इंडिकेटर्स, राइट सर. हाउ डू कमांडोज मेंटली बैलेंस देयर एग्रेशन विद मिशन ऑब्जेक्टिव? क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती होंगी जहां पे सिविलियन सेफ्टी को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्योंकि हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है. 40 सिविलियंस हैं, उनमें से 5 इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, और उस टाइम पे आपके सामने एक टेरर एक सिविलियन को मार देता है. और ऐसे टाइट सिचुएशन के अंदर आक्रोश तो होता है ना अंदर, वो एग्रेशन, वो आक्रोश, वो जो सेननेस है, उसको कैसे कंट्रोल करता है कि ट्रिगर तभी दबेगा जब आई एम श्योर कि गोली जिसको मारनी है उसी को लगे? इसका जवाब मैं 3 हिस्सों में दूंगा. जी सर. पहला, मिलिटेंट, क्योंकि वो हमेशा एक कॉवर्डली एक्ट के किसी चीज़ के पीछे छुपकर वार करने करता है. हमारा मुद्दा होता है कि अर्बन एरिया के अंदर या कहीं भी सबसे पहले कि कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो, कोई सिविलियन ना मरे. ओके, अब ये चीज़ें अगर हमें मालूम है, मेरी प्लानिंग ही इसी प्रकार से होगी कि पहले तो मैं उस एरिया को सैनिटाइज करूंगा, उस एरिया को मैं इस तरह से रखूंगा कि पहले तो मैं सिविलियंस को निकालूंगा, उसके बाद फिर मैं उसको मारूंगा. अब वो कैसे होगा? पॉसिबिलिटी, एक गांव है या अर्बन एरिया जिसमें आपको खबर मिल गई, ऐसा हुआ है और किया है, और हमने सक्सेस मिली उसमें, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ. मैं पहले तो अपने जो मेरा फोर्स लेवल है, मेरे फौज है, मैं उनको स्मॉल टीम कंसेप्ट के ऊपर ट्रेन करूँगा, उनको स्मॉल टीम से ऑपरेट करने की आदत डालूंगा. मतलब मेरे पास अगर 16 आदमी है, हम 16 आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे. राइट. मैं उनको 16 को 4-4-4 के ग्रुप में, सब ग्रुप में बांट दूंगा. फायदा नंबर 1, उसका जो उस्ताद है उसकी जिम्मेवारी है कि ये मेरा जवान मेरे नीचे है, ओके. मैंने इसको सही सलामत निकालना है, और जवान को भी ये लगता है कि मेरे साथ ये मेरा उस्ताद चल रहा है और इसको मेरे पे भरोसा है. एक टीम में ऑफिसर है, एक टीम में जेसीओ साहब हैं. ठीक है, हम लोग टीम टू टीम फासला जब किसी ऐसे बिल्टअप एरिया के अंदर घुसने का होता है, तकरीबन टीम टू टीम होता है 100 से 200 मीटर का. मेरा इलाका, मैं क्यों डरूं? मैं ट्रेंड हूं, वो कमज़ोर है, उसके पास सिर्फ एक ताकत है, वो छुपा हुआ है. जब उसकी ये ताकत ख़त्म हो जाएगी फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा उसके पास. राइट. जब हम मल्टीपल डायरेक्शनल से अप्रोच करते हैं गलियों के अंदर, गली के अंदर घुसे, और सबको मालूम है कि हमने मुड़ के उसी घर की तरफ आना है, कोऑर्डिनेटेड है, टाइम, कम्युनिकेशन. अब मिलिटेंट जो है सेंटर में बैठा है, पब्लिक के अंदर बैठा हो, घेरा पड़ा है. अब वो सोच रहा है यार वो तो उधर चले गए, इधर चले गए, ही इज कंफ्यूज नाउ. उस कंफ्यूजन में वो बाहर निकलेगा अपनी जगह बदली करने में, और किस टीम के साथ जाके टकराएगा. अब एक सिचुएशन ऐसी है कि हम लोगों को मालूम पता चल गया कि वो यहाँ बैठा है, हम लोग उसको बिना कुछ इस तरह का इम्प्रेशन दिए बगैर कुछ स्मॉल टीम्स में इसी तरह से हरकत करेंगे कि पहले तो जिस घर में वो बैठा है उसके आसपास के भी 10 घरों को हमने
घेरना है। मैंने क्या बोला था, मेरे को 5 मिनट पहले की खबर चाहिए। हो सकता है कि मेरे पहुंचने तक वो इस घर से बगल वाले घर में आ गया। देन वी यूज टू स्क्वीज। वो कैसे? जो टारगेट घर है, जिसे कहते हैं रूम इंटरवेंशन, हाउस क्लियरिंग ड्रिल, एक एक करके हम घर को चेक करते करते टारगेट वाले घर की तरफ स्क्वीज करते हैं। अगर वो जब उसको अपनी जान प्यारी है, जैसे हम स्क्वीज कर रहे हैं, वो प्रोएक्टिव होके हमारे पर फायर करेगा। दैट्स ए इंडिकेशन। फिर गया वो, फिर उसका आउटर कॉर्डन लग जाता है। आउटर कॉर्डन का काम है कि वो जो उसके अंदर जितने अवाम हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको सही तरीके से पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग कराकर उनको बाहर निकालना चाहिए। सर, इसी सिचुएशन को अगर मैं 26/11 की सिचुएशन के साथ समझने की कोशिश करूं, बिकॉज यू known a lot of officers who were part of the entire mission that happened. वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें हो रही थी? What kind of tactics were being used? क्योंकि अंदर बहुत सारे सिविलियंस भी थे, राइट? और कुछ आतंकवादी थे जिनको गिराना था, राइट? Who were to be executed. जब एनर्जी वहाँ पे डिप्लॉय हुई है और पहुंची है, राइट, एट दैट टाइम व्हाट हैज हैपेंड, वी वर गिवन सम सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द लोकल पुलिस। तब तक पता था जी, मरीन कमांडोज आल्सो, सीआरपीएफ आल्सो, इंटेलिजेंस एजेंसी आल्सो। जब अंदर घुसे हम लोग गए अंदर, जब वी डोंट गो रैंडमली, इट इज रूम टू रूम। जिस कमरे में सिविलियंस बेचारे फंसे हुए थे, उनको किसी जरिए से निकाला गया सेफ बात से। जिस ऐसी सिचुएशन थी जहां पर सिविलियन को हॉस्टेज रखा हुआ, एनर्जी इज फेमस फॉर व्हाट? फॉर देयर शॉर्प शूटिंग। व्हेन यू विल यूज दैट स्किल। एक टारगेट है एनर्जी के अंदर जिसमें हमारी प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें ओवरलैपिंग टारगेट है। वो पीछे वाला जो आदमी है, उसका जो कवर है वो बहुत कम है, आगे वाले का ज़्यादा है। आगे वाला कौन है? होस्टेज। और पीछे वाला टेररिस्ट डिपिक्ट किया जाता है। और हमें जो एरिया उसका एक्सपोज हो रहा होता है टारगेट के अंदर, वो ये है या ये है। At that time we take the headshot without compromising the anything, and rather we have to really keep the safety of that hostage in our mind. आप कभी भी एनर्जी हब में जाइए, 300 मीटर से मैंने स्नाइपर को 50 पैसा कॉइन को लेते दिखा। 300 मीटर से स्नाइपर शॉट। What to talk about 300 meter? Now, every day, one energy commando or special forces or even Indian Army firing की बात करना, but I talk about the energy only here. Every day 200 से 250 एमिनिशन हम फायर करते हैं, और हमारा सिर्फ टारगेट ही ये या ये होता है, नो एल्स। शार्प शूटर्स। सर, वो 50 पैसे वाली बात सुन के ना, आई हैव शॉट एट अ शूटिंग रेंज 10, 25, 50 मीटर पे ना टारगेट धुंधला दिखता है, और कभी कभी दिखता भी नहीं है। मतलब अगर आप बुल्स आई सोच रहे हो तो इट्स लाइक इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। या आई नो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। में काबिलियत होती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, दैट द लेवल ऑफ प्रैक्टिस। आपने कहा ना 200, 400 शॉट, तो हम लोग बस देखो, आपका जब प्रोबेशन होता है, सिलेक्शन हो रही होती है, उसमें ये चीज़ों को देखा जाता है। आपका फायरिंग, फिजिकल, मेंटल एप्टीट्यूड, राइट। I've seen very sweet people from Highlanders
Gurkhas, Gadwalis, and not very tall. I'm not very tall. But their mindset is, and I've seen them operating as a commando. The most dreaded warriors. ये मेरा बड़ा फेमस, इस चीज़ को मैं हमेशा बोलता हूँ, ये आपका ब्रह्मांड है, यूनिवर्स। इसको आप किसी भी लिमिट में ले जाइए। ह्यूमन बॉडी, आपका माइंड सेट, आपने एवरी डे यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ एंड आई डू सो एवरी डे टिल डेट एंड आई एम फेमस फॉर दिस। तो माइंडसेट का ही सारा गेम है। बट ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो सेड, जब हम कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें लोकल पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एब्सोल्युटली राइट सर। कहानियाँ हैं, मैं फैक्ट जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो सिर्फ सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ लेते हैं। समथिंग लाइक दिस कमिंग आउट फ्रॉम योर एंड, वो उस प्रत्यक्ष को एक प्रमाण दे देगा कि सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या। ये बोला गया 26/11 के टाइम पे जो हमारी पुलिस फोर्सेस थी, दे वर फाइटिंग विद आउटडेटेड वेपन्स अगेंस्ट AK-47s दैट वर बीइंग कैरिड बाय द इन्फिल्ट्रेटर्स, द टेररिस्ट्स। आपका क्या कहना है इस तरीके की प्रिपेयर्डनेस के बारे में? मेरा यही है, पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, देयर वाज अ सम टाइप ऑफ अ सरप्राइज। यू गो इन डे टू डे लाइफ, डू यू थिंक कि दैट जब हमारी पुलिस फोर्स जो कि इफेक्टिव है, मैं आपको बता रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में जाइए कभी, आप देखना उनकी यूनिफॉर्म, इक्विपमेंट, या फिर हर स्टेट में STF बड़े बेहतरीन अफसर हैं उसके अंदर और जवान हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। पुलिस का रोल है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक कंट्रोल है। ओके, अब रोजमर्रा की जिंदगी में क्या लगता है आपको, क्या पुलिस वाले हमेशा इस तरह का हथियार, जब आप जहां भी बैठे हैं, हिंदुस्तान के किसी शहर में बैठे हैं, जब तक आपको कोई इंडिकेटर नहीं मिलेगा, जब पुलिस को भी इंडिकेटर्स मिलते हैं, वो भी अच्छी तरह से डिप्लॉय होते हैं। सर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैं ये कह रहा हूँ, आपका जो जवाब दे रहा हूँ कि पुलिस के पास उस दौरान ये नहीं था, वो नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ अ सरप्राइज फैक्टर। बट सर, विल वी वेट फॉर सरप्राइजेस लाइक दीस टू हैपन? We should not, but that kind of a situation should not come again. And उसके लिए हमारा बड़ा फुल प्रूफ इंटेलिजेंस सिस्टम होना जो आज की डेट में है। सर सी, यू हैव वर्कड फॉर द फोर्सेस, राइट? मैं यहाँ पे स्टेट फोर्सेस की बात कर रहा हूँ कि आज भी देखा जाता है दैट दे आर स्टिल यूजिंग दोज बोल्ट एक्शन गन्स, राइट? मतलब सर, जान की तो कीमत है ना सर। थोड़ा वेपन सिस्टम में रिप्लेसमेंट आ गई है, चेंजेस हैं, बट अभी भी जब हम कुछ एरियाज में जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो NAG है दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास एक NAG जैसी एक वाइबल फोर्स है। पुलिस के अंदर भी हथियार अच्छे आ गए, ग्लॉक्स हैं उनके पास, दे आल्सो गॉट उजीज, उनके पास SLRs हैं, हथियार आ गए हैं। बट उनकी रिक्वायरमेंट जो डे टू डे लाइफ के, वो देखिए, मैं कहीं पे किसी शहर के अंदर मान लीजिए कोई राइट्स होने वाला है, तो पुलिस को पता जब चलता है, अगर लग जाता है, आपने उनको कभी फ्लैग मार्च करते देखना, किसी की हिम्मत नहीं होती। बट इन डे टू डे लाइफ दीज थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड। बट ये ज़रूरी है कि उनको, उनके पास जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं वो रखते हैं, वो तैयार रहती हैं, उनको उस दौरान पे यूज़ किया जा सकता है, जिनके पास इस तरह के हथियार हैं, जो कि हर पर्टिकुलर जोन वाइज
उनकी जिम्मेवारी होती है। फलाने जोन में है तो वो QRT वहाँ पहुँच जाएगी। आई एम टेलिंग यू, आपका क्वेश्चन जायज़ है, मैं इस पर कोई दो राय नहीं है मेरी, बट क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, मैंने आपको उसको बड़ा खुलासा करके बताया। So between intelligence and military force, right? आपके हिसाब से what carries more weight to ensure success? In war, what exactly is happening in XSA Trishul right now is a live example. लड़ाई इंडियन आर्मी नहीं अकेली लड़ेगी, लड़ाई ट्राई फोर्सेस के साथ ही जीती जाती है। वेल कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, फोरसाइटनेस, rehearsing war drills in peacetime, knowing your enemy's intelligence, their weapon system, their capability, their capacity, their reactions, their resources, their help from which country, how much time they will take to deploy themselves, how much time we will take to strike them, when exactly Air Force will be launched, आर्टिलरी का कितना बम्बारमेंट होगा, कितने ड्रोन्स, कौन सी वेव पहले जाएगी, दीज आर द ड्रिल्स। क्यों रोंगटे खड़े हुए हैं पाकिस्तान के? आपको लगता नहीं वो साइकोलॉजिकली डरे पड़े हैं? बहुत ज़्यादा थरथराहट है उनका, कंपकपी है। वी हैव रैटल्ड देम विदाउट फाइटिंग अ वॉर। सबसे बड़ा दुश्मन को करना है इन्वेस्ट हिज एनर्जी, बिना लड़े। वी आर इन्वेस्टिंग देम। वो कहते हैं ना सर कि डर का माहौल इतना होना चाहिए कि अंग्रेजी में पीनी और पैंट्स हो जाए और हिंदी में कच्चे गीले हो जाए। एंड इट इज द सिचुएशन दैट दे आर इन राइट नाउ। दे आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस। तरले कर रहे हैं ना सर। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एक्चुअली इन प्रेजेंट फॉर्म। सर मेरा तो खून खौल जाता है जब भी ये पाकिस्तान की बात उठती है ना, किसी भी वे में, राइट? My blood boils. These people, every Indian, these people, I they am should telling be executed. देखो, मुझे लगता है कि we have got a one clown who is entertaining entire world circus. That is Pakistan. सर आप इस जो भी आपने बात बोली ना, खून खोलने वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कमेंट सेक्शन खोलता हूँ, ठीक है, और बहुत सारे पाकिस्तानी उल जलूल बातें करते हैं, ठीक है। तुम्हारी भाषा में समझा देता हूँ भाई तुम्हें, मैं जवाब देता नहीं हूँ, ठीक है। ओके, जवाब दूंगा ना जिस दिन, ठीक है। बेसिकली सर क्या जवाब दूं इन लोगों को मैं? उनको कि तुम जवाब देने बेवकूफ के, हो? देखिए, when elephant walks in forest, कई तरह के छोटे लंगूर जंप कर रहे होते हैं आसपास, और शेर दिन में एक बार ही निकलता है। एक ही रास्ते से एक बार निकल के पानी पीने ही जाता है, वो पूरे जंगल में उथल पुथल हो जाती है। तो जो पाकिस्तान है, उसके जो भी कुछ लोग हैं जो कुछ बोलते हैं या कुछ, उनको भी दिल में, मेरे को बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि उन्होंने अपनी जो गन्स थी ऐसे इलाकों में डिप्लॉय की हुई थी जहाँ पे उनकी खुद की सिविल हैबिटेशंस। क्यों? कि दे नो दैट इंडिया इज़ द कंट्री, कि वो चाहे वो दुश्मन के आम आवाम है ना, उसको शायद कम से कम नुकसान देगा। डरपोक है वो लोग। अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट के नीचे, उनकी शैडो के नीचे अपने फाइटर्स को ले रहे थे। कहने का मतलब दे हैव पुट द लाइव्स ऑफ देयर ओन पीपल एट द स्टिक, राइट? उन्होंने लश्कर तैयबा का हब जो अभी शिफ्ट करके वहाँ पे बना दिया है क्वेटा में, बलूचिस्तान ऊपर जी। क्यों?
ताकि कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, ये नेचुरली बलूचीज हमेशा सोचते हैं कि ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है हमारे लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बता? जी सर, मैं समझ रहा हूँ। सिर्फ एक बंदर को उन्होंने रखा हुआ है भावलपुर में, जो कटोरा लेके अभी आज की दिन में वुमेन फोर्स को खड़ा कर रहा है कि भाई मर्दों से तो हो नहीं पाएगा, हमारी औरतें लड़ेंगे हमारे साथ। 550 रुपये पाकिस्तानी करेंसी के थ्रू वो ऑनलाइन सेशन शुरू कराएंगे, नवंबर में शुरू कर रहा है वो, पैसा इकट्ठा कर रहा है। अब ये बताइए, इतनी जो फ्लड रिलीफ की जो रिलीफ आया था इनके पास, पाकिस्तान के पास, इन्होंने मिलिटेंट्स हब को दोबारा खड़ा करवाना शुरू कर दिया। खाने को है नहीं, क्योंकि कहने का मतलब है उनका फोकस, उनका माइंड सेट इज डिफरेंट। तो आप इन लोगों को 4 दिन की लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो इनका बोलना ना बोलना एक सही कह रहे हो बराबर है। सर, एक हमारी रील है, उसमें मेजर लविंदर सिंह चौधरी ने एक इंसिडेंट बताया जहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जीक्यूशंस करे थे, राइट। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने उसको मारा तो उसके बैग में से टिफ़िन बॉक्स और पार्ले जी का पैकेट निकला। तो बहुत सारे गधे कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तो पार्ले जी मिलता ही नहीं है। अबे भूखों, तुम यहाँ पे आके पार्ले जी खरीद के खाते हो, तुमसे उससे ज़्यादा खरीदने की औकात नहीं है। मतलब सर, पॉइंट इज कि देयर सच जोकर्स, राइट। उनका दिमाग जो है, उनका सोच जो है, उनकी क्रिएशन ऑफ दिस कंट्री। देखिए, जित एलिमिनेट हमने भी, मेरे आई ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू न्यूट्रलाइज लॉट ऑफ टेरर इन माई लाइफ, बट इनके जब भी मैं कुछ जब देखते थे या क्रॉस चेक या कभी किसी को जिंदा अप्रीहेंड किया, इनकी सोच के मैं देख के हैरान होता था कि क्या इनका हो मच दे आर बिन मिसगाइडेड और ब्रेन वॉश कितना हो रखा है इन लोगों का। बट बाद में 2 दिन के बाद इनको जब अकल आती थी, फिर ये हाथ जोड़ना शुरू कर देते थे हमें। सर, यहीं से, बिकॉज आपने कहा कि जब ये हाथ जोड़ना शुरू कर देते थे, राइट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कसाब का जो कैप्चर हुआ था 26/11 में, इट एक्चुअली चेंज द सिनेरियो ऑफ काउंटर टेरर रिस्पॉन्स फॉर एवर। चीज़ें बिल्कुल ही बदल गई जब इस तरीके की सिचुएशन में, बिकॉज वो लोग तो मरने आए थे, दे वर प्रिपेयर्ड कि भैया हमने तो मरना ही मरना है। कसाब तो रो रहा था। हाँ, He started crying. You are not ready to die. हाफिज मसूद जो है, इसका भी मैं किस्सा अभी रिपब्लिक के ऊपर ही पता है। 3 व्हीलर से निकाला गया, इसको पकड़ा है 1994 में। पहले थप्पड़ में इसने सब कुछ उगल दिया था, और क्या इमेज बना के इसको दिखा रहे हैं, और क्या इमेज है इसकी। एक हमारे जाबाज तगड़े CRPF के जवान ने पकड़ा है उसे, अकेले ने। वो बाद में आगे बाकी डेफिनेटली हेल्प आई है, बट इमेजिन करो अगर ये कहता है मैं बड़ा फन्ने खा हूँ, चूहे की तरह दौड़ा, एंड समबडी कमेंटेड, देखो ऑटो टू एयरक्राफ्ट, हाँ मच्छर भी तो जहाज में घुस जाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर वापस भी 3 व्हीलर में ही आएगा, वो बांध के लाएंगे इस बार। सर, व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ अ टेररिस्ट? क्योंकि उनको ऑलरेडी तो पता ही होता है कि या तो मरना है या कैप्चर होना है। कुछ नहीं है इनका। द बगर्स दे प्ले गैम्बल, बस जब पकड़े जाते हैं फिर इनका हिसाब किताब कुछ और हो जाता है। आपको हथियार की जरूरत नहीं है इनको दबाने में, दे आर सो वीक। हाफिज मसूद जब सोवियत के साथ लड़ाई कर रहे थे अफगानिस, इसने भी कोशिश की थी उस कैडर को ज्वाइन करने की, मेडिकली अनफिट कर दिया गया था इसको, डॉक्यूमेंटेड है। इनकी फिजिकल फिटनेस, ब्लडी ड्रगीज, आधे तो मरे पड़े होते हैं।
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ड्रग्स गोली चलाते जैसे नशा नीचे आता है, फिर देखते हैं कि उनके सामने खूंखार शेर खड़ा है। मरने मराने वाला क्या बात करते हैं? पैसा, जो चीज़ वहाँ हासिल नहीं कर पाए यहाँ आके वो गंद मचाते हैं, जब पकड़ते हैं कुत्ते की मौत मरते हैं, फिर हम मारते हैं इनको। जो ऑपरेशन महादेव में इनका जो वो था, और वो आपको मैं एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, रिपब्लिक टीवी में मेरे से वो पूछ रहा था पाकिस्तानी कि वाई यू आर यूजिंग स्पेंडिंग मनी ऑन कन्वेंशनल वॉरफेयर। इनका वो जो टेररिस्ट था पहलगाम में, एंड ही सेड कि मोदी से पूछिए, और मैं कहता हूं आज मुल्ला मुनीर से पूछ वो सवाल कि हम पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो बेवकूफ़ आदमी है मुल्ला मुनीर, उसने अपने कंट्री को भेज दिया है। अगर वो नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, पहला आदमी होगा जब हिंदुस्तान फौज 65 में लाहौर पहुंची थी, इस बार सर क्रिक को क्रॉस करके कराची पहुंचेंगे हम लोग, ये दौड़ेगा। इसने प्राइवेट जेट बुक किया हुआ अपना, अब जेट कहाँ होंगे वहाँ पे, हो सकता कहीं वही मसूद के साथ 3 व्हीलर में बैठ के कहीं जा रहा हूँ। सर मुझे तो कभी कभी आपने मेरे को एक बात बोली, मुझे हंसी आ रही है, मैं अंदर से ना हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। इनके औकात ही मुझे ये नहीं समझ में आता मैं- कि ये लाइव टीवी पे बेइज्जती कराने क्यों आते हैं। नहीं बेइज्जती, देखिए उनका सपना है, बेइज्जती कराना। सपना है उनका सपना है। मैंने ये भी बोला था कि भाई हम तुम्हारे डैड हैं, बाप से पंगा नहीं लेना आप लोगों ने। और वो जब पैदा होते हैं उनका सपना है कि शायद हम हिंदुस्तान को कभी ना कभी, फिर उनको जब थोड़े बड़े होते हैं तो इनके क्लास में पढ़ाई कम, नालायकों को ये बताया जाता है तुम न्यूक्लियर देश हो, और वो भी साला पकड़ा गया किराना में कुछ हुआ है, कुछ निकली है भाव वहाँ पे, एंड वो भी इनका नहीं है। और यूएसए के हाथ पांव ठंडे हो गए थे उसमें। और ये हाल ही में 2 दिन पहले बड़ा अच्छा डिबेट हुआ कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, उसके बाद जो फुलझड़ी बची है वो भी। मेरे को एक चीज़ है, आप पंजाब के किसी यहाँ जम्मू रीजन के किसी गांव में जाइए आप, जी सर, ऑपरेशन सिंदूर में पहला गांव तक इनकी कोई ड्रोन या मिसाइल पार नहीं कर पाई। आपके सामने है, बिल्कुल सर, और हम सामने। लोग 300 किलोमीटर अंदर जाके, और इनके एयर बेसिस आपको सबको मालूम है क्या क्या ठोका हम लोगों ने। सर यही तो फर्क है ना, हम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी कहीं ना कहीं मन में एक आशंका होती है, एक संकोच होता है, बट हम साला फिर भी हम लोग चैन की नींद सो रहे थे, और इनकी नींदें उड़ी हुई थी, इनकी वीडियो आ रही थी कि इनके घर उड़ गए। वो अभी भी थोड़ा सा हाथ पांव पड़े हुए। हाँ, वही तो सर, यही तो डिफरेंस है ना। बट यू सी, मैं ये आज की बात नहीं है, मैंने जब भी वैली में ऑपरेशन भी किया है, जब मिलिटेंट्स के साथ हुआ है मेरा, जब किया है, इनका इंडियन आर्मी को देखते ही पहले तो बेवकूफ़ हैं। मुझे किस्सा याद आता है, वी वर हेली ड्रॉप्ड वाइल सर्विंग इन एनर्जी टास्क फोर्स में कुछ पर्टिकुलर एरिया में, और जब ड्रॉप हुए हमें था कि भाई मिलिटेंट की खबर इस फलाने पहाड़ी इलाके में है, और इतना वो मूर्ख मिलिटेंट ग्रुप जो बैठा हुआ था। द वर्स्ट केस जो नाइटमेयर होता है किसी भी पैरा ड्रॉपिंग या फिर हेली ड्रॉप के दौरान, अगर आप मिड एयर में आपके ऊपर फायरिंग शुरू हो जाए, जैसे ही
हमारे कुछ टीम्स स्लेदर करके नीचे आई, यहाँ होवर कर रहा था तो जंप किया हमने। इन लोगों ने फायरिंग शुरू किया। इतनी आप कहते हो कि बहुत वेल ट्रेंड है, इतना दिमाग नहीं कि तुम लोग चुप बैठे रहो। और हम तो चाहते ही ये थे। लैंड करते 10 मिनट में हमने उनको घेराव ठोका, भगा भगा के। फिर जैसे वो सांप सीढ़ी वाली वो नहीं होती, गेम होती है लूडो में, ये ले सांप के मुंह में आ गया तू। वी क्रश देम। प्लीज, ठीक है, एक आम इंसान है जो बेचारा आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा है जी, JNK के अंदर। अवाम 98% जो है, मैं बार बार बोलता हूँ, वहाँ के लोग अच्छे हैं, रोजी रोटी वाले हैं, किसान हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। सर है तो इंसान ही ना। है तो कहने का मतलब ये है, उसके सामने ये जाके हथियार दिखाता है, गलत काम करता है। जब फौज सामने आती है फिर ये गीदड़ की तरह भागता है, फिर वो भी पूंछ कटे वाली। सर, in your opinion, what was the biggest lesson that we learned from 26/11? The first part is we need to be strategical। जो विजिलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू, और आज की डेट में, और हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस और शेयर्ड, शुड बी शेयर्ड। कहीं भी ब्रीच मिलता है किसी किस्म का, उसको इमीडिएटली एड्रेस करना। थर्ड, वट एवर ऑपरेशंस, कोई भी ऑपरेशन होते हैं, माई हम्बल रिक्वेस्ट, एट दैट टाइम अफवाहों से बचना है, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नहीं डालना और वीडियो नहीं बनानी। हाँ, एंड माई हम्बल रिक्वेस्ट, मीडिया should not show what exactly is required to be shown. Should not show. Sir, before we come to an end to today's this conversation, आम आदमी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एंड आई वांट समथिंग जो वो सीख पाएँ आपके एक्सपीरियंस से। एक साधारण आदमी को कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए और सेंसिबली रिएक्ट कर पाए जिस अप्रोच से, जब कोई इस तरीके का टेरर अटैक हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पे पैनिक बहुत ज़्यादा हो। सबसे पहले जो आपने बोला पैनिक, वन शुड नॉट पैनिक फर्स्टली, एंड सेकंड पार्ट इज प्लीज मूव आउट ऑफ दैट लोकेशन फास्टर। थर्ड, अगर आपको कोई शकिया, कई गाइडलाइंस गवर्नमेंट निकालती है, आपको कोई शकिया चीज नजर आती है, किस तरह की हरकत नजर आती है, तो स्ट्रेट वे नज़दीकी पुलिस स्टेशन या मोबाइल के थ्रू कॉल करके इतला करें, और वहीं रहें, थोड़ी दूर जो आते हैं उनको दिखाएं, उसके बाद आपका रोल खत्म है, राइट। बिकॉज जो आपने देखा है आप टेलीफोनिकली उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट है, उस एरिया से निकलो, भगदड़ मत करो। अगर जो कोई बच्चा बूढ़ा हो उसको निकालो, कोई इंजर्ड हो उसकी हेल्प करो, फर्स्ट एड दो, और अपने मोबाइल के थ्रू अपने घर वालों को अपनी सुख शांति की खबर दो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। सर, if you could send one message to the families of all the martyrs of 26/11. My message is that the entire nation is very proud of the brave soldiers, great heroes who laid down their life in the line of duty. The country will never forget their unparalleled bravery and supreme sacrifice, and we pay homage to them, and we are very proud of you people, that you belong to that brave son or brother or husband who has done a kind of such a bravery act, who have made the entire nation so proud.
And that's what exactly I have to say. Thank you so much, sir, Thanks. for being here and sharing all the insights. Oh, thank you very much. You know, like I thoroughly enjoyed. In fact, I was going so naturally, जो मेरे दिमाग में आ रहा था, जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये जायज़ है बताना, एंड दैट टू उतना मैं बताया कि जितना मेरे को बताना चाहिए एक्चुअली. स्टोरीज आर मिलियंस, Right. बहुत हैं, कई चीज़ें हैं. अब वो मैं चाहता हूँ कि नहीं, उन चीज़ों को बिकॉज ऑफ द सर्टन नॉर्म्स should be kept wherever they are. Wherever they are. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you.